ओके, सो दिस इज योर 2006 दिसंबर क्वेश्चन और सबसे पहले पार्ट में मुझसे पूछा जा रहा है ईडी। तो ईडी मुझे फाइंड करना है। नाउ द वैल्यू ऑफ ए बी वाज प्रोवाइडेड एज 2a और मुझे ईडी फिगर आउट करना है। आई नीड टू गो फ्रॉम ई टूवर्ड्स डी। तो क्या लगता है आप लोगों को? काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आए हैं। समवन इज सेइंग 2a, समवन इज सेइंग नेगेटिव 2a एंड समवन इज सेइंग नथिंग। वर्दा, आपका आंसर नहीं आया है अभी तक मेरे पास। एना एंड ऑल ऑफ यू लाइक नीड टू आंसर दिस। ओके, तो 2a लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप लोगों को जिनको 2a महसूस हो रही है वैल्यू, वो बिल्कुल ठीक महसूस हो रही है। यू आर फीलिंग इट राइट एंड फाइन। अब सीन ये है कि मेरे पास ए बी गिवन था एज 2a। अब ये बहुत ही ऑब्वियस और लॉजिकल बात है कि अगर आप ग्राफ के ऊपर इसकी प्लॉटिंग देखें तो ए बी और सी डी बिल्कुल सेम पोजीशंस पर मार्क्ड हैं एंड दे हैव लाइक द डिस्टेंस बीइंग लाइक कवर्ड एट द सेम रेट। उनका जो डिस्टेंस कवरेज है वो भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। सो ए बी वुड एग्जैक्टली बी सेम एज ई डी। द ओनली प्रॉब्लम इज विद द डायरेक्शन। तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं आप, लाइक यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और ईडी में भी आपने राइट साइड की तरफ ही मूव करना है, विच प्रूव्स दैट द वैल्यू ऑफ ए बी इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल एज द वैल्यू ऑफ ई डी, और कोई डिफरेंस नहीं होने वाला यहाँ पर। सो द आंसर फॉर ई डी इज गोइंग टू बी 2a। तो ये राइट अवे एक स्टेप में आपने आंसर देना है एंड दैट वुड रिवॉर्ड यू 1 मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ई वाई कैसे फाइंड होगा। आई नीड टू फिगर आउट the value of EY. Yes, खुदा the value of DE would be negative 2a. अगर आप D से E की तरफ जा रहे हैं, so you are actually going towards the left hand side and that would change the sign for your particular value. तो 2a जो कि पॉजिटिव था वो नेगेटिव 2a बन जाएगा। ओके, यू मे स्टार्ट विद EY। और अगर आप में से कोई मुझे बता सके कि EY कैसे फाइंड करना है। Yes, any one of you having any idea how to figure out the value of EY? Okay, I'll just let you know. We first need to cover up the path जहां से हम मूव करेंगे E से Y की तरफ। So the first point is E. I need to go from E towards D, और फिर D से हम कहाँ जाएंगे? X की तरफ जाएंगे। I'll move from D towards X. तो मैंने E से पहले D की तरफ डिस्टेंस कवर करना है and then I need to move towards Y. तो मेरा जो पाथ बनेगा फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नी, it's going to look something like this. I need to go from E towards D, और फिर वहां से हम मूव करेंगे from D towards Y। तो आपने बेसिकली E से D जाना है और फिर D से Y जाना है। नाउ these type of questions again would cover up almost 2 marks at least। और कुछ केसेस में अगर एग्जामिनर भाई को ज्यादा मोहब्बत आ जाती है बच्चों पे तो वो 3 मार्क्स के लिए भी दे सकते हैं, बट जनरली इट्स फॉर 2 मार्क्स। अब सीन ये है कि मेरे पास डी वाई की कोई वैल्यू नहीं है। आई डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर द डी वाई वैक्टर। अब क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे द वैल्यू ऑफ सी डी। तो अगर आप देख सकें, जो हमारे पास बी सी है वो 3b था, और साथ में हमें सी डी लेट से गिवन है एज 8m। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मेरे पास सी डी की वैल्यू आ गई है 8m, तो वाई डी कितना होगा? व्हाट वुड बी द स्पेसिफिक वैल्यू फॉर वाई डी? एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी आइडिया? द वैल्यू ऑफ सी डी इज 8m, तो वाई डी कितना होगा मेरे पास? इट वुड बी 2/3 टाइम्स 8m, क्योंकि मेरे पास जो वाई डी है वो 2 पोर्शंस पर डिवाइडेड है, एज यू कैन सी ओवर हियर, वेल द टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस आर 3। तो टोटल पोर्शंस 3 हैं जिसमें से 2 पोर्शन हमारे पास वाई डी में है। सो वी वुड जस्ट पिक देम अप
and solve them further to get the value of yd as 16/3m. तो ये मेरे पास yd की वैल्यू आ गई है. अब आप लोगों ने आगे सॉल्व करना है और मुझे बताना है आंसर फॉर ey. ओके, इनफैक्ट हमारे पास अब दो आंसर्स आ चुके हैं और पहला आंसर है 2a प्लस 16m/3 और दूसरा हमारे पास आंसर आ रहा है एज 2a minus 16m/3. नाउ द थिंग ओवर हियर इज कि आप लोगों के आंसर्स क्योंकि डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम जरा इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं दैट व्हाट इज और विच वन इज द करेक्ट आंसर. So what you first need to do is you first need to create the route. आप एक रूट एक पाथ क्रिएट करेंगे. You would go from E towards D और फिर D से आप जाएंगे Y की तरफ. So you are actually moving from E to D. तो आपके पास E से D की तरफ जाने के लिए वैल्यू पहले से मौजूद है which is 2a. So you are carrying the distance from E to D and then covering further from D to Y. अब मेरे पास ई डी है 2a, जबकि डी वाई में एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी वाई डी फिगर आउट किया था एज 16m/3. So I was basically having the total value of y towards d as 16/3m. अब क्योंकि मैं डायरेक्शन रिवर्ट कर रहा हूं, इफ यू सी, सिंस आई एम रिवर्टिंग द डायरेक्शन, तो मेरी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? इट वुड बिकम -16m/3. और इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एज 2a minus 16m/3. तो जिस किसी ने भी अगर नेगेटिव की जगह यहाँ पॉजिटिव लिख दिया है आप में से, तो उन सबको ही अपने आंसर्स ठीक करने की जरूरत है. द वन हु वर गेटिंग 2a minus 16m आर गेटिंग द करेक्ट आंसर. द थिंग ओवर हियर इज कि आप अगर चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट इट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल फ्रैक्शन. सो दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस. आप अगर चाहें तो इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन भी दे सकते हैं एंड इफ यू विश टू लाइक लीव इट लाइक दिस देन इट्स योर चॉइस अगेन. तो आपकी मर्जी है, आप सिंप्लीफाई करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते कोई टेंशन नहीं है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट एंड इनफैक्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है आस्किंग अबाउट द वैल्यू फॉर एफ वाई. अब मुझे जाना है एफ से वाई की तरफ. तो मेरे पास डिफरेंट रूट्स हैं. आई कैन ईदर गो फ्रॉम एफ टू ए, देन ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू वाई. एक रूट मेरे पास ये है, जबकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि मुझे सी वाई फिगर आउट करना होगा. आई नीड टू फिगर आउट द वैल्यू फॉर सी वाई, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशो. तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर रेशो में मुझे कोई वैल्यू फाइंड करनी पड़ रही है और मेरे पास कोई और रूट भी है पॉसिबल, तो हम दूसरे रूट को यूज कर लेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट रेशो 1, जहां पर हम रेशो के साथ सॉल्व करना चाह रहे हैं. तो रेशो वाले को जरा अवॉइड कर लेंगे. अब दूसरा रूट क्या बनता है? दूसरा रूट बनता है फ्रॉम एफ टू ई. एफ से ई की तरफ आएंगे आप और फिर ई से आप जा रहे हैं डी की तरफ और फिर डी से वाई की तरफ. सो यू आर मूविंग फ्रॉम एफ टू ई टू डी एंड डी टू वाई. तो मेरे पास ये एक प्रॉपर रूट बन गया है और यहाँ पर अच्छी बात यह है दैट आई ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ डी वाई. आई जस्ट फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ई डी इन द फर्स्ट पार्ट और एफ ई अब मुझे सिर्फ फाइंड करना होगा एंड दैट वुड लैंड मी इनटू फाइंडिंग एफ वाई डायरेक्टली विदाउट डीलिंग विद रेशियोज एनीमोर. तो एफ ई फाइंड करने के लिए हमने ये देखना है कि एफ ई के काउंटर पार्ट जो हमारे पास वैल्यू थी फॉर सी डी वो कितनी थी. द वैल्यू ऑफ सी डी वॉज 8m. तो आपके पास जो यहाँ पर डायरेक्शन बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस. तो आपके पास एफ ई आ जाएगा एज 8m, फिर आप ई डी के साथ और डी वाई के साथ उसको करेंगे ऐड एंड दैट वुड लैंड यू टूवर्ड्स योर फाइनल आंसर. तो ये आप लोगों ने जरा ट्राई करना है और मुझे बताना है अपना फाइनल आंसर फॉर एफ वाई. Okay, so you need to tell me your answer for Fy
by using the value of FE, ED and DY. ED और DY अभी हमने फाइंड कर लिया है इसी क्वेश्चन में, और आपने सिर्फ FE को फिगर आउट करना है, विच इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू CD. CD से बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा FE, और बाकी सारी वैल्यूज ऐड करते हुए आंसर बताइए. Okay, so in fact we have our first answer at it's like 8m over 3 plus 2a. तो ये हमारा पहला आंसर आया है. आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यू इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर या किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा है. Yes, all of you are getting 8m over 3 plus 2a. Yes, Huda, Nabiha, Ramsha, Varda, and all of you, are you getting the same answer? 8m over 3 plus 2a. ओके, परफेक्ट. तो हमारे पास आंसर सेम आ गया है ऑलमोस्ट आप सबका. तो अब रैप करने लगे हम वेक्टर्स को और स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर. बट आई नीड लाइक सजेशन फ्रॉम यू पीपल. विच चैप्टर डू यू वांट टू स्टार्ट? वेक्टर्स हमारा हो चुका है, प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं हम, वी आर डन विद ग्राफ्स एज वेल, देन वी आर डन विद सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, सिमेट्री, बेयरिंग्स, ट्रिग्नोमेट्री. 16 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं. आता हमें कुछ नहीं है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन 16 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं बस, क्योंकि पास पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस हमने करने नहीं है. सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स हैं आप में से काबिल माशाल्लाह से, जिनके पास पेपर्स मेरे पास रेगुलरली आ रहे होते हैं. बाकी रेस्ट ऑफ यू आर जस्ट जबरदस्त, बेहतरीन लोग हैं आप, और पास पेपर्स वगैरह की कोई टेंशन नहीं है. पास पेपर्स सर बस ग्रुप में डाल दें, दैट्स इट. उसके अलावा कोई हमें जरूरत नहीं है पास पेपर्स से डील करने की. Okay, some of you are in fact having some problem with the last part. तो जरा लास्ट पार्ट को एक बार फिर देख लेते हैं और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. ओके, रिकमेंडेशन भी आ गई है चैप्टर की, विच इज सेट्स एंड वेन डायग्राम. तो सेट्स एंड वेन डायग्राम बिल्कुल कर सकते हैं. अभी ये लास्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे सेट्स एंड वेन डायग्राम. So basically what we need to do is we need to go from F towards E, फिर E से हम जाएंगे D की तरफ, और वहां से हमें जाना है towards Y. तो आपके पास FE given है in the form of 8m, then your value of ED is already figured out by you in the first part as 2a. Okay, can you people please confirm if you can see me and can hear the screen, like hear me and see the screen as well? Recording in progress. Okay, I'll just need a minute of yours. Yes, is the screen back again? स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग? ओके, परफेक्ट. तो हम कवर कर रहे हैं लास्ट पार्ट को, वेयर द एग्जामिनर इज आस्किंग अस टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एफ वाई. तो मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले एफ ई, फिर ई डी, और आखिर में डी वाई पिक करने हैं, और इनको पिक करके इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे हम अपनी इक्वेशन में और फिगर आउट करेंगे अपना फाइनल आंसर. सो द गुड थिंग ओवर हियर इज कि एफ ई मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डी वाई या डी सी. यूज करते हुए हम एफ ई को डायरेक्टली सजेस्ट कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली 8m. 8m होने की वजह क्या है? 8m होने की वजह यह है कि अगर आप नोटिस करें तो C से D की तरफ आते हुए योर डिस्टेंस वाज 8m. वेक्टर की वैल्यू पहले से एग्जामिनर ने बता दी है आपको एज 8m, और वही वैल्यू आप एफ ई के ऊपर चिपकाएंगे और कह देंगे कि भाई एफ ई भी इतना ही है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स ई डी,
तो ED आपके पास बेसिकली 2A आया था इन द वेरी फर्स्ट पार्ट, फिर आपने जाना है DY की तरफ जो कि आपने सेकंड पार्ट में फिगर आउट किया था यहाँ पे, राइट ओवर हियर। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को यूज करेंगे एंड यू वुड हैव FB, इनफैक्ट इट्स FE प्लस ED प्लस DY। तो आप सब ने बेसिकली यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज को अब सब्सटीट्यूट करना है एंड दैट वुड रिटर्न यू योर फाइनल आंसर in the form of FE as 8M, ED as 2A, and then DY as it was negative 16M over 3. अब आप क्या करोगे, आप इन सारी वैल्यूज को चेक करोगे if you could like substitute something or like solve it further or you can't. So we are actually having 8M minus 16M whole upon 3 plus 2A. तो आप यहाँ पर further simplify कर सकते हैं definitely. So what we are going to do over here is we are going to take the LCM. तो यहाँ पर आप 3 से multiply करवाएंगे and over here you'll multiply by 1 and that would give you 24M minus 16M whole upon 3 और राइट साइड पर आपके पास जो 2A है वो अभी एज इट इज रहेगा and then you just need to solve 24M minus 16M, returning you an answer of 8M over 3 plus 2A. तो इस तरीके से आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है in the form of 8M over 3 plus 2A for the vector FY. एक चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि हमारे पास वेक्टर हमेशा एरो हेड के साथ आता है। एरो हेड के बगैर अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काटने का फुल राइट रखता है और वो डेफिनेटली काट भी देगा आपके मार्क्स। उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर भाई ने एक लाइक डिजाइन एक सीक्वेंस सेट कर दिया है फॉर सम सर्टेन थिंग्स। जैसे अगर आप लेंथ लिखते हैं तो आप मीटर्स में लिखते हैं लेंथ को या सेंटीमीटर्स में, वैसे ही आपने एंगल के ऊपर एंगल का साइन लगाना होता है। तो इसी तरीके से आपने वेक्टर के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाना है विच इज एन एरो। तो एरो लगाना नहीं भूलिएगा वरना एग्जामिनर भाई मार्क्स देना भी भूल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा वेक्टर्स अब हो गया है कंप्लीट। आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इफ ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर या किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है इस चैप्टर में या इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में। ओके परफेक्ट। And basically whenever you are having any sort of vectors in against of one another तो आपने बस ये make sure करना होता है that their traveling distance is same. Like अगर आप उनको corners पर या squares पर count करेंगे तो आपके squares या जो like spaces हैं वो same आएंगे। Like if you see over here तो CD हमारे पास basically एक vector है which is traveling 2 boxes down and 1 box to the left. तो एक बॉक्स नीचे की तरफ, दो बॉक्सेस नीचे की तरफ आ रहा है और एक बॉक्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है हमारा वेक्टर सी डी। अब इससे रेलेवेंट अगर कोई भी आपका जो वेक्टर है वो सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम होती है जो कि जनरली आपको नजर आएगा इन द ऑपोजिट वेक्टर्स। तो सी डी के बिल्कुल सामने एफ वाई है तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ऑल दो 100% एक्यूरेट नहीं है ये कि हर बार ऑपोजिट वेक्टर ही सेम होगा, क्योंकि हो सकता है अगर मेरे पास शेप थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। लाइक मेरे पास एक वेक्टर है लाइक दिस। अब आप नोटिस करेंगे दैट ओवर हियर the distance moved by the line was 2 by 2, like 2 boxes downwards and 2 boxes towards the left. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वी आर नॉट कवरिंग 2 by 2, हम दो बॉक्सेस लेफ्ट पे और दो बॉक्सेस ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहे। वी आर इंस्टेड मूविंग 1/3। एक बॉक्स आपने लेफ्ट पर मूव किया है और 3 बॉक्सेस आप ऊपर चले गए। सो द ऑपोजिट वेक्टर्स आर नॉट सेम इन दिस केस। तो आपने बहुत कॉशियसली वेक्टर्स को नोटिस करना है, उनको चेक करना है दैट वेदर दे आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस और नॉट। इन केस अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं ओनली देन यू वुड सजेस्ट योर आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर वेक्टर एज द
ऑपोजिट वन, जो ऑपोजिट का आंसर है वही आप फिर इसके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं, ओनली इन दैट केस। लेकिन अच्छी बात यह है कि 95% केसेस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ऑपोजिट वेक्टर्स सेम होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में डिफरेंट वेक्टर्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है वेक्टर्स की वैल्यूज को जज करते हुए, दैट वेदर दे आर हैविंग द सेम वैल्यूज और नॉट। तो यहाँ पर वेक्टर्स हो गया है कंप्लीट। अब स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो सेट्स एंड वेन डायग्राम की सजेशन आई थी आप में से किसी की, एंड आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इफ ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली ओके विद सेट्स एंड वेन डायग्राम, या कोई और चैप्टर स्टार्ट करना है, बिकॉज वी आर ओनली लेफ्ट विद हैंडफुल ऑफ चैप्टर्स। तो अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों की चॉइस के ऊपर होंगे चैप्टर्स। जो भी चैप्टर्स हमारे रह गए हैं उनमें से कोई चैप्टर अगर आप लोग सजेस्ट करना चाहें तो कर दें, वरना फिर सेट एंड वेन डायग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो फिर सेट एंड वेन डायग्राम ही स्टार्ट कर लें। ओके परफेक्ट, तो सेट एंड वेन डायग्राम हम स्टार्ट करने लगे हैं। दिस इज बेसिकली चैप्टर नंबर 17 ऑफ आवर syllabus, and this is going to be a very important chapter for paper number 1. सेट एंड वेन डायग्राम ज्यादातर आपको पेपर 1 में नजर आएगा। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो होती है शेडिंग में। तो एग्जामिनर भाई जो हैं वो बेसिकली शेड करने के लिए आपको रीजन्स देते हैं। वो रीजन्स शेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो वो शेडिंग वगैरह हम सब यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसका पेपर शेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट एंड वेन डायग्राम जैसा मैंने बताया पेपर 1 में ज्यादा ऑफनली नजर आएगा आपको, और पेपर 1 में इसका शेयर जाता है कुछ नहीं तो 4 to 5 मार्क्स तक। तो आपको 4 से 5 मार्क्स का एक हेल्दी क्वेश्चन पेपर 1 में नजर आएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली। नाउ टॉकिंग अबाउट पेपर नंबर 2। तो पेपर 2 में आपका जो शेयर है वो आराम से सेट्स एंड वेन डायग्राम पे 3 से 4 मार्क्स रहता है ऑफनली। लेकिन रेयरली ऐसा भी हो जाता है कि एक मेजर क्वेश्चन पेपर 2 से लग जाए फॉर सेट्स एंड वेन डायग्राम, और उसका मार्किंग शेयर 7 to 8 मार्क्स तक भी जंप कर सकता है, बट दैट्स वेरी रेयर एंड दैट्स नॉट ऑफन एट ऑल। तो पेपर 2 में ही नजर आएगा आपको ये। नाउ स्टार्टिंग अप विद सेट्स एंड वेन डायग्राम, we basically are having a bunch of different like indicators, bunch of different symbols for this particular chapter to understand and to learn। और वो सारे symbols, वो सारे जो आपके like लेटर्स होंगे या कुछ लाइक आपके पंक्चुएशंस भी यूज होती हैं यहाँ पर, तो वो सारी पंक्चुएशंस, वो सारे सिंबल्स एंड लेटर्स हम यहाँ पर डिटेल में समझने लगे हैं अभी, और उनका मतलब भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एक कर्ली ब्रैकेट ओवर हियर। कर्ली ब्रैकेट बेसिकली आपको वैल्यूज डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, और जब भी कभी आप वैल्यूज लिखेंगे सेट के लिए तो वो वैल्यूज आपने कर्ली ब्रैकेट में ही लिखनी है। कर्ली ब्रैकेट के बगैर अगर आपने वैल्यूज को लिख दिया आपको मार्क्स नहीं मिलने। जैसे अभी अभी मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर वेक्टर्स में कि एरो हेड लाजमी यूज किया जाता है, वैसे ही सेट्स एंड वेन डायग्राम में आप ब्रैकेट्स यूज करते हैं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आवर नेक्स्ट सिंबल विच इज समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास कुछ ऐसा एक सिंबल आता है, और ये बेसिकली आपका सिंबल है फॉर इंटरसेक्शन। तो ये सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। सो एनीथिंग विच इज कॉमन बिटवीन टू सेट्स और बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ डाटा, जो कि एक्चुअली सेट्स कहे जाते हैं मैथ्स में। किसी भी ग्रुप ऑफ डाटा को हम सेट का नाम देते हैं इस चैप्टर में, और उन दो ग्रुप्स के बीच में अगर कोई डाटा कॉमन आ रहा है तो उसको हम इंटरसेक्शन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। Then we have the symbol of U like this, which is actually union. Union का मतलब होता है total. Like when you are bundling up different sets, आप bunch up करते हैं different sets को, and like you people add them up और carry them up in the form of a single set। आप एक single set बनाना चाहें उनसे तो आप union से define करते हैं उस particular working को। Then we have something called complement।
तो ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो हम लोगों को मिलता है फेल होने पे घर वालों से। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट है। ये बेसिकली ऑपोजिट होता है किसी भी सेट का। तो हमारे पास अगर एक सेट है हैविंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड नॉट हैविंग सम सर्टेन वैल्यूज, तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज उस सेट में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में दिखाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट वर्क कैसे करता है उसकी डिटेल हमने आगे जाकर पढ़नी है। अभी आप बस इतना समझ लें दैट कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑपोजिट। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑपोजिट ऑफ अ फंक्शन तो उसको आप कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज actually subset. Now this is a proper subset. Now proper subset is basically the child. Like any set producing any other set in against, like एक बड़े सेट में से आप कोई छोटा सेट पैदा करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम नाम देंगे सबसेट। और उसका सिंबल होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से सी की फॉर्म में। इट्स नॉट एग्जैक्टली सी, इट्स बेसिकली लाइक यू कुड से स्विच्ड और अ रोटेटेड यू। यू को अगर आप रोटेट कर दें तो आपके पास सबसेट का या प्रॉपर सबसेट का सिंबल बन जाता है। द नेक्स्ट वन इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास एक्चुअली एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको ये नहीं पता कि कौन अब्बू हैं और कौन बेटा है। लाइक प्रीवियसली वी वर हैविंग अ चाइल्ड कॉल्ड सबसेट, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा चाइल्ड क्रिएट हुआ है जो कि अब्बू से बिल्कुल आइडेंटिकल है एंड ही इज इवन सेम इन साइज एंड एवरीथिंग। और आपको देखकर ये नहीं अंदाजा होगा कि कौन सा सेट चाइल्ड है और कौन सा पेरेंट है। सो द पेरेंट एंड द चाइल्ड सेट व्हेन दे आर इक्वल इट इज कॉल्ड अ कंडीशन ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट हैविंग अ सिंबल like the one on the left side। तो ये improper subset का symbol है over here which is very identical to subset। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक line आ गई है in the very bottom। So that's a symbol for improper subset। Now moving forward we have another symbol, this is not equals to। और ये सिंबल ज्यादा ऑफनली यूज नहीं होगा, वी वोंट बी यूजिंग इट वेरी ऑफनली, बहुत रेयरली कभी ये यूज होगा। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है एन लाइक दिस। और ये जब आपके पास सिंबल आएगा इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर मैंने कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिगर आउट करने फॉर एनी ग्रुप और फॉर एनी डाटा सेट, तो मैं क्या करूंगा, मैं एन के साथ ब्रैकेट में लिखूंगा उस सेट का नाम। लाइक मेरे पास एक सेट है ए और इस सेट ए में मुझे फिगर आउट करनी है अपनी वैल्यूज की काउंटिंग। लाइक यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज मौजूद हैं। नाउ आई नीड टू फिगर आउट द नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ डिजिट्स इन प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर सेट। तो इसमें कितना डाटा मौजूद है मेरे पास, आई हैव गॉट 5 डिफरेंट वैल्यूज ओवर हियर। तो अगर मैं नंबर ऑफ वैल्यूज को फिगर आउट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से करूंगा एंड आई राइट माई आंसर लाइक दिस। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स को यूज नहीं करना है, आई डोंट नीड टू यूज द कर्ली ब्रैकेट्स ओवर हियर एंड इंस्टेड आई विल जस्ट लीव द आंसर इन द रॉ फॉर्म। तो प्लेन न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर देते हैं आप और लिखते कुछ इस तरीके से हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आपके पास कुछ और सिंबल्स भी हैं और हमारे पास एक सिंबल आता है इन द फॉर्म ऑफ ई लाइक दिस। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। नाउ इफ आई विश टू सी कि भाई हमारे पास एक वैल्यू है वो किस सेट से आ रही है, तो उस वैल्यू को अगर हम रिलेट करना चाहें किसी सेट के साथ तो हम कैसे रिलेट करेंगे, हम पहले वो वैल्यू लिखेंगे
फिर लिखेंगे बिलोंग्स टू और फिर लिखेंगे सेट का नाम. सो वी कैन रीड दिस एज 2 बिलोंग्स टू ए. इस तरीके से हम अपना आंसर देते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्यूरी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक और केस है हैविंग नॉट बिलोंग्स टू. तो ये है मेरे पास नॉट बिलोंग्स टू. नॉट बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि अगर मैं किसी एक वैल्यू को रिलेट ना करना चाहूं, इफ आई वांट टू प्रूव कि भाई इस वैल्यू का दूसरे सेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट लाइक दिस: 2 डज नॉट बिलोंग टू ए, फॉर विच वी कुड अंडरस्टैंड कि भाई हमारे पास जो 2 है वो किसी भी सेट से या स्पेसिफिकली ए से नहीं आ रहा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, you have your last few symbols left. तो हमारे पास एक सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, और ये एक्चुअली एक सिंबल है फॉर यूनिवर्सल सेट. नाउ यूनिवर्सल सेट इज बेसिकली the total number of values for any given case. Like ये होते हैं हमारे गॉड फादर. लाइक यूनिवर्सल सेट में से ही आपकी सारी वैल्यूज ड्राइव होती हैं, और जितने भी केसेस या जितने भी सेट्स आप बनाते जाएंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, वो सब कहाँ से ड्राइव्ड होंगे? यूनिवर्सल सेट से ड्राइव्ड होंगे. So whether you talk about the child, you talk about the parent set, or you talk about any like intersection, union, complement, anything, that would always relate to the values present in the universal set. जितने भी सेट आप बनाएंगे, जितनी भी कंडीशंस आप बनाएंगे, वो सब कहां से आ रही होंगी? यूनिवर्सल सेट से आ रही होंगी. सो यूनिवर्सल सेट इज एक्चुअली द गॉड फादर. नाउ द लास्ट वन इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ सेमीकोलन, और ये हमारे पास डिफाइन करता है एक टर्म को जिसको हम कहते हैं इज सच दैट. सो इफ वी आर इन बिट ऑफ हरी, तो हम क्या करते हैं? हम सेट्स को लिखने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, सो दैट वी डोंट नीड टू राइट द एंटायर वर्डिंग और एंटायर सेंटेंस, एंड इंस्टेड वी कुड जस्ट वर्क आउट विद द हेल्प ऑफ सम सर्टेन सिंबल्स या सम सर्टेन पंक्चुएशंस. तो हम अपना टाइम और अपना स्पेस बचाने के लिए सेट्स को एक स्मॉलर फॉर्मेट पर लिखते हैं, जिसको आप सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं. वी विल गो थ्रू इट इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स. तो सेट बिल्डर नोटेशन में आप जब भी कभी किसी भी सेट को डिफाइन करना चाहें तो कुछ सिंबल्स यूज होते हैं. लाइक वी यूज दिस वन विच इज सच दैट. ये शॉर्ट फॉर्म है इज सच दैट की. फिर ये एक सिंबल है आपके पास विच मींस बिलोंग्स टू. तो बिलोंग्स टू और इज सच दैट की जगह पर हम ये दो सिंबल्स को यूज करेंगे टू नॉट ओनली सेव अप आवर स्पेस, बट टू save our time and make it more understandable by the masses. Like general public को भी ये चीज फिर समझ में आ जाएगी with the help of a few symbols. So that is like the entire bunch of different symbols we are going to deal with in this particular chapter. तो आज के लिए हम फिर इतना ही रख लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे. और इस चैप्टर में बेसिकली डिटेल्स ज्यादा नहीं है, but although the details are not much, but they are very in depth. तो like एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी काफी डिटेल्स आपने पढ़नी है, क्योंकि सेट एंड वेन डायग्राम में हमारे पास क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीकों से आ सकते हैं फॉर वन पर्टिकुलर लॉजिक. लाइक शेडिंग के ही 8 से 10 केसेस हमने पढ़ने होंगे यहाँ पर. सो इट वुड टेक अप एटलीस्ट अ वीक टू कंप्लीट, और होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट संडेज क्लास ये चैप्टर आपका रैप अप हो जाएगा. And for a random question, we are basically left with 6 chapters now, Huda. और हमारे 6 chapters रह गए, including circle properties, mensuration, statistics, and we have probably matrices भी शायद रह गया है, and we are left with transformations और number sequence. तो 6 chapters रह गए, 6 to 7 in fact chapters रह गए. We need to cover them up by inshallah एंड ऑफ February और मिड ऑफ मार्च. तो मिड ऑफ मार्च तक तो होपफुली आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा. यस, वी आर लेफ्ट विद
फंक्शंस एंड मैट्रिसेस एज वेल। तो आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं जो कि रह गए, वो हमने कवर करने हैं। इनमें 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके लाइक डिफाइनिंग चैप्टर्स होते हैं, जो ग्रेड डिफाइन कर देते हैं। वी हैव मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और मेंसुरेशन के तो क्या ही कहने, मेंसुरेशन जो है वो आपको रुला देगी बहुत बुरे तरीके से अगर समझ में नहीं आई तो। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, नो फियर, ब्रदर इज हियर। कोई टेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को ट्रिक सिखाऊंगा मेंसुरेशन सॉल्व करने की। जितने भी सरफेस एरियाज वॉल्यूम्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम ये था कि फॉर्मूलाज याद करने में जरा मसले हो जाते थे, तो फॉर्मूलाज याद नहीं रहते आप लोगों को। तो करना क्या है, फॉर्मूलाज बनाना सीखना है। वी वुड लर्न हाउ टू क्रिएट फार्मूला। तो फार्मूला जब बनाना सीख जाएंगे तो फिर याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इस तरीके से सारी जो हमारे बाकी चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे और ट्रिक्स यूज करते हुए पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह रिलेटिवली इजी हो जाएंगे। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। सी यू इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज।